हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, सारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम वंशागति के सिद्धांत वाले जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसी से को रिलेट करते हुए अगला टॉपिक लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमें ये समझना है कि एक्चुअल में मॉर्गन की थ्योरी समझनी है, लेकिन मॉर्गन की जो थ्योरी है वो किस किस चीज़ से रिलेट करती हुई आई है। जैसे स्वतंत्र अपीवन का नियम, जीन विनिमय, ठीक है। देन बाद में आप पढ़ रहे हो सहलग्नता, ठीक है। तो इनका रिलेशन, इनका बिटवीन बिटवीन रिलेशन ईच अदर, इनका क्या संबंध आपस में, ठीक है, और इनको कैसे हम समझेंगे, तो उसी को हम देखते हैं। हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज के बारे में जानना है। इससे पहले हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या होते हैं। वंशागति के जो सिद्धांत है वो मेंडल ने दिए थे। गुणसूत्र वाली बातें उनके साथ सटन और बॉयरी ने जोड़ दी, और मॉर्गन ने वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है उसका प्रायोगिक सत्यापन किया था। मॉर्गन को लिंकेज का जनक नहीं कहोगे आप, जैसे सहलग्नता का जनक है, ऐसा नहीं। मॉर्गन ने एक सीधी सी बात की थी, वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया था। उसका जो प्रैक्टिकल था वो इस जीव पर डिपेंड था। आप देख रहे हो ये फल मक्खी है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, इसका जूलॉजिकल नाम रहेगा ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। यहां पर ये फीमेल है, वो मेल है। मेल छोटा रहेगा, फीमेल बड़ी रहेगी। ये तो ये डायग्राम जो आपको फ्रंट डायग्राम दिखा रखा है ये आगे भी आएगा, वैसे ही बता दिया मैंने, ठीक है। एक्चुअल में हम पहले स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की बात करेंगे। तो जैसा कि हम शुरू से डिस्कस करते हुए आए हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हमें यह कहता है कि एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लो ये क्रोमोजोम है और ये जो है ये वाला क्रोमोजोम, इस पर ये जो ए जीन है आपको दिखाई दे रहा है, ए जीन है, ये जो ए जीन है वो मान लो पीले रंग के लिए है। किसके लिए? और ये जो है वो हरे रंग के लिए। किसके लिए? और ये जो गुणसूत्र हैं वो एक इनमें ये जो जीन है वो ऐसे मान लो झुर्रीदार बीज के लिए। किसके लिए? और ये जो है वो ऐसे मान लो गोल के लिए है, ठीक है। अब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये कहता है कि एक गुणसूत्र पर एक जीन प्रेजेंट होता है। ये बात मेंडल के प्रयोगों से निकल कर आई। तो उसने कहा कि लिंकेज जैसी कोई चीज ही नहीं होगी, सहलग्नता वाली कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे। जब एक गुणसूत्र पर एक ही जीन है तो उसको किससे झगड़ा करना है, किससे अलग होना है? किसी से नहीं होना। अकेला है, अगर गुणसूत्र साथ जाएगा तो गुणसूत्र के साथ वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो पीला रंग है, ये पीला रंग जब अपने गैमिट्स बना रहा है तो इसके पास चॉइस है कि ये झुर्रीदार आकृति के साथ भी आ सकता है और गोल आकृति के साथ भी आ सकता है। तो एक कंडीशन में आप देखो, आपका जो 9:3:3:1 निकला, उसमें आप ये देख सकते हो कि जो पीला है वो किसके साथ आ रहा है? वो झुर्रीदार के साथ भी आ रहा है और पीला गोल के साथ भी आ रहा है, दोनों शेप में आ रहा है। तो ये इसके पास चॉइस हो गई। अब ऐसे हरे के पास भी चॉइस है, वो झुर्रीदार के साथ भी आ सकता है। जैसे वो यहां पर ये पीला है, ये मान लो झुर्रीदार के साथ आ गया, ये पीला है, ये मान लो गोल के साथ आ गया। ऐसे ये हरा है, ये मान लो झुर्रीदार के साथ आ गया, ये हरा है, ये मान लो किसके साथ आ गया? गोल के साथ। तो लक्षण स्वतंत्र रूप से अपव्यहित हो रहे हैं। अपव्यहित मतलब आगे जा रहे हैं,
आगे ट्रांसफर हो रहे स्वतंत्र रूप से। यहाँ पर पीला और झुर्रीदार जब आपस में आके एक दूसरे से मिलते हैं तो यहाँ पर कोई नई चीज नहीं बनी, यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन का मतलब पुनर्योजन, कोई कोई जुड़कर कोई नई चीज नहीं बनी। एक कंडीशन ये हो सकता है कि F3PD अगर इनकी ओर हम निकालें तो हो सकता है इसको छोड़ के वापस से इसको छोड़ दे और किसी दूसरे के साथ चला जाए। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, इसके पास भी फ्री रूप से रहने की चॉइस है और इसके पास भी फ्री रूप से रहने की चॉइस है। यही आपको स्वतंत्र मतलब नियम से ही मतलब निकालो। स्वतंत्र का मतलब फ्री रहना, तो यहाँ पर लक्षण एक दूसरे के साथ फ्री है, वो आपस में एक दूसरे के साथ रह भी लेते हैं तो ब्लेंडिंग नहीं होते। ब्लेंडिंग यानी उनमें मिश्रण नहीं होते और कोई नई चीज नहीं बनाते हैं। अगर पीला गोल के साथ है तो एक कंडीशन में पीला झुर्रीदार के साथ भी आ जाएगा। अब पीला पीला ही रहता है, ऐसा नहीं कि पीला अगर गोल के साथ आता है तो कोई ऐसे मान लो कि भाई डार्क पीला हो गया, डार्क येलो हो गया, लाइट येलो हो गया, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो लक्षण स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस करना, अपने आप को एक्सपोज करना, स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जब पीला गोल के साथ है तब भी स्वतंत्र है और जब पीला झुर्रीदार के साथ है तब भी स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो दो ही चीज सीखी थी आपने, रंग और आकृति। तो रंग भी स्वतंत्र रूप से आ सकते हैं और आकृति भी स्वतंत्र रूप से आ सकती है। तो ये तो थी मेंडल की बात। ये बात मेंडल ने बताई थी कि यहां पर क्या होता है कि लक्षण, एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की उपस्थिति से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, यहां पर अगर आगे हम बात करें, इसको देखकर अगर आगे हम बात करें तो ये बात भी निकल के आती है, ये तभी पॉसिबल है जब एक गुणसूत्र पर एक ही जीन है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि आपने गुणसूत्रीय सिद्धांत में एक चीज जान ली कि गुणसूत्र ही जीन को आगे लेके जाएगा। जीन को अगली पीढ़ी में कौन लेके जाएगा, गुणसूत्र। तो ये तभी पॉसिबल है। ये कब संभव हो सकता है, ये संभव तभी है जब एक गुणसूत्र पर केवल एक जीन हो, यानी एक लक्षण के लिए एक जीन है, ये तभी पॉसिबल है। अब मेंडल ने तो ये बात करके डिक्लेयर कर दिया कि दुनिया में डाई हाइब्रिड क्रॉस आप कहीं पर भी करवा लो किसी भी जीव का, आपका जो एफपीडी का जो फिनोटाइप है वो यही आएगी। एफ टू पीडी का फिनोटाइप आपका यही आएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस आप कहीं पर भी करवाओ, किसी भी जीव से करवाओ, तो ये बात लागू थी। कब तक, जब तक गुणसूत्रीय सिद्धांत नहीं आया था। गुणसूत्रीय सिद्धांत आया तब मॉर्गन जैसे साइंटिस्टों को और दिमाग लगाने की आवश्यकता हुई, उनकी बातें और निकल के आई और उन्होंने विचार किया, तो उन्होंने खुद का ही एक प्रैक्टिकल कर दिया और एक प्रायोगिक सत्यापन करके ये बता दिया कि जरूरी नहीं है एक गुणसूत्र पे एक ही जीन, हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं कह सकते आप। यही बात उन्होंने बताई कि जो मेंडल का जो नियम, स्वतंत्र अभियोजन का नियम है, ऐसी बात नहीं है वो दुनिया में लागू ही नहीं होता, होता है लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। और मॉर्गन की ये भी बात है, मॉर्गन ने कहा जरूरी नहीं मेरा नियम हमेशा लागू है, मेरा लागू हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में मॉर्गन का नियम ही लागू होता है। स्वतंत्र अभियोजन का नियम बहुत रेयर केस में लागू होता है। ठीक है, इतनी बात हो जाती है। तो ये बात आपकी स्वतंत्र अभियोजन के नियम की आ जाती है। देन उसके बाद में हम बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर की। तो जब गुणसूत्रों की खोज हो गई थी, गुणसूत्रों के बारे में पता चल गया था, किसके दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बारे में पता लग गया था। तो यह भी पता लगने लग गया कि गुणसूत्र जब अलग अलग होते हैं, पहले तो क्या होते हैं, कॉपी होते हैं, पहले तो उनका रेप्लिकेशन होता है, डबल हो जाते हैं, फिर पुत्री कोशिका में आधे आधे होके चले जाते हैं। तो डबल होना फिर सेपरेट होना, डबल होना फिर सेपरेट होना चलता रहता है जब तक सेल डिवीजन होता रहेगा। तो उन्होंने बताया कि जब सेपरेशन होता है, जब पृथक्करण होता है, तो जो गुणसूत्र पृथक्करण हो रहे हैं
तो एक अवस्था आती है पेकाइटिन अवस्था आती है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की एक अवस्था आती है पेकाइटिन। इस अवस्था में क्या होते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं वो दूर होने से पहले एक पहले पास पास पड़े थे, अब दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, दूर, तो एकदम से दूर नहीं होते, वो एक अपना हिस्सा ऐसे लास्ट तक टच रखते हैं आपस में से, जैसे उनके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में टच है। देन इसी चीज को आप क्रॉसिंग ओवर कह देते हो। तो यहाँ पे देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम में समजात गुणसूत्र है। अब इनमें जीन ज्यादा दिखा रखे हैं आपको, ए बी सी कितने भी हो सकते हैं जीन। इधर ये स्मॉल में दिखा रखे हैं, ये इसके जीन है। कलर भी अलग अलग कर रखा है। एक का कलर कैसे दिखा रखा है, ये रेड कलर दिखा रखा है और ये ब्लू कलर है। देन इनमें क्रोमोसोम क्रॉस ओवर, ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रॉस ओवर कर रहे हैं। जब क्रॉस ओवर कर रहे हैं तो ये एकदम से सेपरेट ना होके एकदम धीरे धीरे टच रहते हैं, ठीक है, और क्रॉस ओवर कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, यहाँ पे क्रॉसिंग। देन जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो नीचे देखो आपको क्या अंतर दिख रहा है, ये क्रोमोसोम का कुछ सेगमेंट इसका टूट के इसके पास चला जाता है, इसका सेगमेंट टूट के इसके पास आ जाता है। तो देन पर अगर आप देखोगे तो देखो ये जो है कैपिटल सी इधर आ गया, और इसमें ये जो स्मॉल सी है ये इधर आ गया। जब सेगमेंट टूटे तो जीन भी ट्रांसफर हो गए, जीन भी इधर उधर हो गए। अब हो सकता है कि ए बी स्मॉल सी नई चीज बन गई, हो सकता है ए बी कैपिटल सी, तो ब्लेंडिंग हो गया काम सारा। ब्लेंडिंग का मतलब मिश्रण हो गया, स्वतंत्र चीज रही नहीं यहाँ पे। अब उसने ऐसे बोला था कि ये गुणसूत्र एक ही जीन है, सेगमेंट टूट ये इस पे चला गया और ये सेगमेंट टूट इस पे चला गया, तो क्या फर्क पड़ रहा है? पूछो कैसे? आप अगर एक बार ये कह रहे हो गोल पीला, तो पीला या गोल कह दो। ये जो जीन है इस गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो इस गुणसूत्र के पास लक्षणों का निर्धारण ये जीन कर रहा है। ये इस पे चला गया तो ये इस गुणसूत्र का सहारा ले लेगा, इस पे करने लग जाएगा। नई चीज कहां बनी बताओ? नई चीज तो तब बनती है दोनों आपस में मिक्सिंग होते। ये इसके पास जा रहा है गुणसूत्र का एक दूसरे के साथ, जैसे एक जीन ए है और एक जीन बी है, ये ए इधर चला गया बी इधर चला गया, काम तो अभी भी कर रहा है, लेकिन इसके साथ स्मॉल ए है इसके साथ स्मॉल बी है। देन अब ये मिक्सिंग हो गए तो ए के साथ कैपिटल बी आ गया, अब नई चीज बन गई। अब क्या हो गई? इतनी देर नहीं थी। तो अगर जीन ज्यादा है और क्रॉसिंग ओवर हो रही है तब बात है। ये बात बताई थी किसने? ये मॉर्गन की थ्योरी से निकल के आई थी। क्रॉसिंग ओवर जैसी बातें हो चुकी थी लेकिन इसने ज्यादा डिस्कस कर दिया था उसके ऊपर। ये वाली बात क्रॉसिंग ओवर पे आती है, ठीक है, कि जीन का सेगमेंट चेंज होता है तो क्या हो सकता है? क्रॉसिंग ओवर। अच्छा अब देखो, मेरे पास ये क्रोमोसोम, मेरे पास ये भी क्रोमोसोम, मेरे पास ये गुणसूत्र एक, ये गुणसूत्र दो। इस गुणसूत्र पर मेरे पास दो जीन है और इस गुणसूत्र भी मेरे पास दो जीन है, ये ए बी, इनको भी ए बी कह दो आप। ये होमोलोगस नहीं है, अलग अलग ही है समूह। अब जब क्रॉसिंग ओवर होती है जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो जीन रिप्लेसमेंट की बात आती है, जीनों का आदान प्रदान फर्स्ट वाले केस में हो सकता है, सेकंड वाले केस में होने की ज्यादा चांस है। कौन से में होगा? इस वाले केस में हो सकता है जीन का आदान प्रदान, या इस वाले में? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले केस में। देखो इनका कारण है कि मान लो इसका एक सेगमेंट टूटता है, तो सेगमेंट का एक निर्धारण काम होता है कि फिक्स होता है, इतना सेगमेंट टूटा, और एक दूसरा गुणसूत्र है उस पर भी ऐसा ही है, उसका भी सेगमेंट टूटा,
तो इसके 2 जीन यहाँ चले गए और उसके 2 जीन यहाँ आ गए, क्या फर्क पड़ा? मिक्सिंग तो हुई नहीं। लेकिन जब सेगमेंट टूट रहा है तो दूरी ज्यादा मिल गई इसको यहाँ पे, तो अब की बार इसका 1 जीन ले जाएगा, 2 जीन ना ले जाके तो ले जाएगा, दूसरे के साथ मिलाएगा तो अलग हो गया। तो याद रखना, अगर जीनों के मध्य दूरी कम है तो क्रॉसिंग ओवर का कोई फायदा नहीं है, क्रॉसिंग ओवर घट जाएगी, क्रॉसिंग ओवर डाउन हो जाती है। अगर जीन के बीच दूरी कम है तो क्रॉसिंग ओवर भी कम हो जाती है, और जीनों के बीच दूरी ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर भी बढ़ जाएगी। एक प्रकार से जीनों के मध्य की दूरी क्रॉसिंग ओवर के या जीन विनिमय के समानुपाती होती है, अगर ये बढ़ती है तो वो भी बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात? अब यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो देखो, आप इस चीज को ऐसे समझो, कंफ्यूज मत होना। मेरे पास ये क्रोमोजोम है, मेरे पास एक ये क्रोमोजोम भी है, यहाँ पे 2 जीन है और यहाँ पे भी 2 जीन है, इन दोनों जीनों के बीच की दूरी कम है। अब क्रॉसिंग ओवर हुई, ये सेगमेंट टूट के यहाँ चला गया और ये सेगमेंट टूट के यहाँ चला गया, इसके पास ए और बी है, इसके पास स्मॉल और बी है, तो ये दोनों जीन इधर आ गए और ये दोनों जीन उधर चले गए, तो क्या सम्मिश्रण हुआ यहाँ पे? ये 2 जीन वहां काम करने लग जाएंगे, ये 2 जीन यहाँ काम करने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इनको बीच में से तोड़ दो तो ए के साथ कैपिटल बी मिल गया और कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, अब नई चीज बन गई। तो जीनों के मध्य दूरी ज्यादा रहेगी तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो जीन रिप्लेस ज्यादा करवाएगी, और जीनों के मध्य दूरी कम है तो क्रॉसिंग ओवर हो जाए उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये दोनों जीन जो हैं इनको आप संलग्न जीन कहोगे, और इन दोनों का एक साथ अगले क्रॉसिंग ओवर के साथ अगले गुणसूत्र पे चले जाना संलग्नता कहलाता है। क्या कहलाता है? संलग्नता। मॉर्गन ने यही बात तो समझाई है, वो कह रहा है कि ये चीज ड्यूअल में आ रही है, ड्यूअल में आ रही है, स्वतंत्र रूप से आ रही है, तो वो कह सकता है कि संलग्न जीन भी तो जा सकते हैं एक साथ, दोनों एक जगह ही चले गए तो काम दूसरे के साथ भी कर सकते हैं, संलग्न जीन एक साथ भी तो जा सकते हैं, एक साथ चले गए। फिर भी उसने अपना एक प्रैक्टिकल दे दिया, एक प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया। तो संलग्नता का मतलब ये होता है लक्षणों की सम्मिलित वंशागति, लक्षणों की सम्मिलित वंशागति, ये 2 लक्षण है, इनकी वंशागति एक साथ हो गई अगले के अंदर, तो अगले में 2 कैरेक्टर ही एक्सपोज होंगे। जब 2 जीन की वंशागति एक साथ हो रही है तो एक साथ ही 2 कैरेक्टर एक्सपोज होंगे, एक साथ ही होंगे ना। यहां तक की बात हमारी समझ में आ जाती है कि एक गुणसूत्र पे 2 जीन है, यदि पास पास है तो इनको संलग्न जीन कहेंगे, और इनका दूसरी ट्रांसफर होना, इस घटना को आप संलग्नता कहोगे। क्या कहोगे? संलग्नता। ठीक है, अब संलग्नता और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के दुश्मन है भाई। हाँ, अगर संलग्न जीन है तो क्रॉसिंग ओवर का कोई फायदा नहीं, वो तोड़ के ले भी जाता है तो एक साथ 2 लक्षणों की वंशागति हो जाती है, कोई ब्लेंडिंग चीज नहीं बनती। लेकिन अगर संलग्नता नहीं है, इसका मतलब जीन दूर दूर हैं, देन क्रॉसिंग ओवर अब की बार सही काम बिठा देगा। तो संलग्नता का दुश्मन है क्रॉसिंग ओवर, कौन है? समझ में आ रही है बात क्या समझा रहा हूं? अगर संलग्नता है तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं पड़ रहा उसके ऊपर, लेकिन संलग्नता नहीं है, इसका मतलब जीन के बीच की दूरी बढ़ गई, बढ़ गई तो अब क्रॉसिंग ओवर एक जीन को ले जाने की कोशिश कर देगा और ले जाएगा दूसरी जगह, और तो कोई ब्लेंडिंग टाइप हो जाएगा, सम्मिश्रण हो जाएगा। इतनी बात यहां पर आपको समझ में आ जाती है। देन उसके बाद में हम और बात करेंगे। ये जो बात है ये मॉर्गन एक्सपेरिमेंट है ऑन ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, या आप हिंदी में लिख देना मेलेनोगेस्टर। और ड्रोसोफिला को ड्रोसोफिला ही लिखेंगे, ठीक है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। अब प्रश्न ये है कि
उसने ड्रोसोफिला का चुनाव क्यों किया, फल मक्खी का चुनाव क्यों किया? ये कारण आप जरूर जानोगे, उसने फल मक्खी का चुनाव क्यों किया। और जो आपकी बातें रह गई है, कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह रह गया, ये जब मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा उससे सारा क्लियर हो जाएगा। पहले उसने, आप ये जानो उसने फल मक्खी का चुनाव क्यों किया। पहली बात, फल मक्खी जो है कॉमन चीज है, रेयर नहीं है। क्या रेयर? रेयर का मतलब दुर्लभता से मिलती है, क्या है दुर्लभ प्रजाति है क्या, कि आपको मिलेगी नहीं। आप मार्केट जाओ, किसी भी फ्रूट पे देख लो, आप फल मक्खी बैठी हुई मिल जाएगी आप। ऐसी बात नहीं कि ये मक्खियां फल पे नहीं बैठती, ये भी बैठती है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है फल मक्खी, ठीक है। रेयर नहीं है, ऐसे नहीं कोई बहुत दूर से लेके आनी पड़ेगी ये प्रजाति, तो ये कॉमन हो गई, एक सामान्य सी प्रजाति है ये फल मक्खी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इसका संवर्धन जो है आसानी से करवाया जा सकता है प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में इसका संवर्धन आसानी से करवाया जा सकता है, मतलब इसको आसानी से पाला जा सकता है। ऐसे नहीं है कि इनको बहुत कोई नई चीज लाके खिलानी पड़ेगी, ऐसी कोई चीज जो मान लो बाहर से मंगवा रहे हैं उसकी खपत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन से संश्लेषी पदार्थ पे, किसी भी संश्लेषी पदार्थ पे इनको आराम से पाला जा सकता है, ठीक है। भाई फल से इसको क्या मिल रहा है वो चीज उसको दे दो, ग्लूकोज वगैरह जो भी चाहिए वो वैसे ट्रांसफर कर दो, इसको मिल आसानी से ये जीवित रह लेती है। दूसरी बात, इसका जीवन काल जो है वो 15 डेज का ही है, 15 दिन ही जीवित रहती है। तो 15 दिन जीवित रहती है तो मटर के पौधे से भी बहुत कम हो गई है, तो 3 महीने का भी वेट नहीं करना पड़ रहा। एक और बात करें कि ये जो है इसमें वर्ष भर मैथुन करवाया जा सकता है, वर्ष भर मैथुन करवाया जा सकता है। मतलब ऐसे कोई विशेष ऋतु नहीं होती कि उसी ऋतु में मैथुन करेंगी, क्योंकि एनिमल्स की बात आती है तो सीजनल काम हो जाते हैं इनमें, तो ऐसी कोई विशेष ऋतु नहीं है कि उसी में ये मैथुन करेगी। वर्ष की किसी भी ऋतु में इनमें मैथुन करवाया जा सकता है, तो ऐसा इनको मतलब अपना प्रयोग स्टॉप नहीं करना पड़ेगा, संतति चाहिए इसमें तो देखने के लिए, ठीक है। अच्छा एक और बात, एकल मैथुन से ही लार्ज अमाउंट में, बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न होती है। मतलब एक बार मैथुन प्रक्रम हुआ, उसी से बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न हो जाएगी, ये भी ठीक था। एक और बात, कॉमन सी बात आ गई है, जीवन काल कम होता है, वर्ष भर मैथुन करवाया जा सकता। हाँ, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता, डिमॉर्फिज्म पाया जाता है। द्विरूपता जैसे भाई मेल और फीमेल की आसानी से पहचान की जा सकती है, इसको लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। वो छोटी होती है, वो बड़ी होती है, आसानी से पहचान की जा सकती है। इसके पंख कैसे दिखते हैं, इसका शरीर कैसे दिखता है, इसकी पीठ कैसी होती है, इसकी आंखें कैसी होती है, आंखों का रंग कैसा होता है, आसानी से पहचान की जा सकती है। इसको लैंगिक द्विरूपता कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे अंदर भी तो है लैंगिक द्विरूपता, भाई मेल और फीमेल को आसानी से पहचाना जा सकता है ना। और यदि हम बात करें तो इसमें गुणसूत्रों के 4 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? इसमें जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XX और XY होते हैं, जैसे हमारे अंदर होते हैं। इनमें फीमेल में XX और मेल में XY। लेकिन आप एक बात याद रखिए, इसका जो Y गुणसूत्र होता है ना, वो J आकृति का होता है।
कैसा होता है? ठीक है, ये एक्स गुणसूत्र है ना, इसी पर इसका जीन प्रेजेंट होता है, जे पर इसका जीन भी नहीं होता। लिंग गुणसूत्रों पर ही बात कर रहा था वो। तो जे गुणसूत्र पर, जैसे हमारे वाई गुणसूत्र पर अगर हम बात करें वाई गुणसूत्र की, तो वाई गुणसूत्र पर जो लिंग संलग्न रोग होते हैं वो कम आते हैं, एक्स गुणसूत्र पर ज्यादा आते हैं। वर्णांता, हीमोफीलिया, ये सारे इनके बेकार जीन जो होते हैं वो सारे एक्स गुणसूत्र पर बैठते हैं। वाई गुणसूत्र पर रेयर में होता है, कोई रोग होता है तो। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, ओके, ध्यान से देखना, गौर से समझना इसको, क्योंकि ये यहाँ पे आपको बिल्कुल पजल करने वाला है, और अगर समझा नहीं सही से तो समझ में आएगा भी नहीं। यहाँ पर आप अपनी किताब में देखोगे तो आपको ऐसे दो डायग्राम दिखा रखे हैं, क्रॉस ए क्रॉस बी, ये अलग एग्जाम्पल है, ये अलग एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल आपके पास, एक अलग एग्जाम्पल है, एक अलग एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल है ज्यादातर इसी एग्जाम्पल को लेते हैं काउंट करने में, उसको कम लेते हैं। समझाने में आप किसी से समझा दो, एक समझ जाओ, किसी को भी समझा दोगे आप। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है वो आपको क्या कह रहा है, सबसे पहले आप इस टेबल वाली बात जान लो। ये करेक्टर यानी क्या होता है? लक्षण। बॉडी कलर यानी शरीर का रंग, आई कलर यानी विंग साइज यानी पंख की आकृति। किसकी आकृति? वाइल्ड टाइप का मतलब हिंदी में होता है वन्य प्रकार। एलील आप जानते ही हो, म्यूटेंट टाइप, म्यूटेंट उत्परिवर्तन होना, म्यूटेंट टाइप, और वो अलील वापस से। ठीक है, यहां पर अब आपको क्या याद रखना है, यहां पर ये वाली जो बात है ना, ये तो उस उदाहरण के लिए, आप इन दोनों पे ध्यान दें। अगर ऐसी फल मक्खी है जिसकी बॉडी ब्राउन है और उसकी आई रेड है, तो ये दोनों चीजें डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब प्रभावी, दोनों चीजें क्या है, यानी ब्राउन भूरा रंग पीले रंग पर प्रभावी है, और लाल आंखें सफेद आंखों पर प्रभावी है। तो ये दोनों जो है प्रभावी है। इन दोनों को ही आप वन्य प्रकार का कह रहे हो। क्या कह रहे हो? अब इधर की अगर हम बात करें तो येलो बॉडी और वाइट आईज, ये प्रभावी नहीं है, अप्रभावी है। अगर ब्राउन शरीर और येलो शरीर है तो प्रभावी कौन सा रहेगा? ब्राउन वाला। और रेड आई और व्हाइट आई में प्रभावी कौन सा रहेगा? रेड। इसको आप ब्राउन वाले को आप Y प्लस से और इसको W प्लस से, इनको सीधे Y और W से याद रखना। जो डोमिनेंट है उसको प्लस लगा के दिखाओगे आप, जो प्रभावी है उसको क्या लगा के दिखाओगे। ये बात समझ में आ गई? यहाँ की समझ में आई बात? इस पे आ जाओ। ये चित्र दिख रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करूं। ठीक है, जैसे जैसे निकालते रहेंगे वैसे वैसे, जैसे जैसे समझाएंगे वैसे वैसे आगे चलते रहेंगे। आप दिख रहा है आराम से? ठीक है, देखो क्रॉस ए, यहां पे पेरेंटल लिख रखा है। पेरेंटल का मतलब पैतृक, पैतृक क्या? माता पिता। क्या? यहां पर देखो ये किसका सिंबल दे रखा है? फीमेल। किसका? और ये किसका दे रखा है? मेल का। अच्छा, आपको याद रहे फीमेल के पास XX गुणसूत्र होते हैं। कौन से? ये इसका X गुणसूत्र, ये भी इसका X गुणसूत्र।
और मेल के पास एक्स और वाई। इसका जो वाई गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है, जे आकृति का। अब आपको देखते ही पता लग जाएगा कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सी है। ये मेल, ये मेल, ये मेल, ये मेल, ये मेल। जिसके पास जे है वो मेल है और जिसके पास नहीं है वो फीमेल। समझ में आई बात? बात हम मॉर्गन की कर रहे हैं, तो मॉर्गन ने तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं निकाला था कि एक लक्षण के लिए एक जीन होता है, या वो एक जीन, मतलब एक जीन वाली कोई बात नहीं की थी इसने कहा था एक लक्षण के लिए एक से ज्यादा भी जीन होते हैं। तो उसने सीधा सीधा बताया कि भाई एक फीमेल ऐसी है जिसका शरीर तो है पीला और आंखें उसकी, तो मेरे पास दो जीन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना दो जीन। तो इसलिए इसने दो जीन लिए, ये वाई डब्ल्यू। अब ये बोल रहा है कि मेरे दोनों एक्स गुणसूत्र पर ये वाई डब्ल्यू बैठे हैं, चाहे ये एक्स ले जाओ चाहे ये एक्स ले जाओ, करेक्टर तो आएगा ही। समझ में आ रही है बात? भाई एक्स एक्स है, सेपरेट होगा, ये होगा तो भी करेक्टर आएगा, ये आएगा तो भी करेक्टर से होगा। तो वाई डब्ल्यू, यहां पर वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, क्योंकि इसका शरीर कैसा था, ब्राउन, और आंखें रेड, आंखें, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, वाइल्ड टाइप, यानी जंगली प्रकार का, वन्य प्रकार का। इनमें क्रॉस करवा दो आप। इसने भी डाई हाइब्रिड क्रॉस ही समझाया था, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस ही है, मोनो हाइब्रिड नहीं है। देखो, इसको इससे क्रॉस करवाओ और इसको इससे क्रॉस करवाओ, तो बन गई फीमेल। क्या बन गई? जब इसको इससे क्रॉस करवाओगे और इसको इससे क्रॉस करवाओगे तब बन जाएगा मेल। क्या बन जाएगा? तो इसको इससे क्रॉस करवा दो, वाई डब्ल्यू ऐसा कैसा, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस आ गया। फिर इसको इससे करवाओ, वाई डब्ल्यू ऐसा कैसा, वाई प्लस डब्ल्यू आ गया। तो दो बार सेम चीज आ रही है तो इसने लिखी नहीं, एक ही लिख दी। समझ में आ गई बात? देन अब इसको इससे क्रॉस करवाओ और फिर इसको इससे करवाओ, तो क्या होगा, वाई डब्ल्यू और जे गुणसूत्र। ऐसा इसके साथ होगा, वाई डब्ल्यू और जे गुणसूत्र। इसलिए दो बार ने लिख के इसने एक बार ही लिख दी। क्लियर बात? समझ में आ गई बात यहां तक? अब ये आ गई आपकी F1 जनरेशन। कौन सी आ गई? अब आपको बनानी है F2 जनरेशन। क्या बनानी है? अब F2 जनरेशन में पहले आप इसी को बनाओ, जो पेरेंटल लिख रखा है ना, जो पैतृक लिख रखा उसी को बनाओगे। तो देखो, पहले आप क्या बनाओगे, फीमेल या मेल, जो भी आप बना लो, ठीक है। बाद में आप एक बार फीमेल बना लो, एक बार मेल। तो अगर हम देखें तो देखो, पहले ये मेल बना के दिखा रखे हैं, तो कैसे बनाओगे, इसको इससे क्रॉस करवाओ और इसको इससे क्रॉस करवाओ। तो एक बार इसको क्रॉस करवाया, y प्लस डब्ल्यू प्लस ये आ गया, फिर वाई डब्ल्यू और ये आ गया। समझ गए? समझ में आ गई बात? आ रही समझ में? नहीं आई? अरे, इसको इससे क्रॉस करवाओगे तो वाई डब्ल्यू, कलर भी तो देख रहे हो आप, और ये इस पे तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कैसा लिख दो। फिर इसको इससे क्रॉस करवा लो नीचे वाले से, y प्लस डब्ल्यू प्लस, और ऐसा कैसा आ गया। आई बात समझ में? हो गया, ये बन गया क्या, मेल। अब फीमेल बना लो। फीमेल कैसे बनाओगे, इसको इससे क्रॉस करवा लो और इसको इससे क्रॉस करवा लो। तो यहां पे देखो, एक बार तो दोनों पीले आ गए, जब इसको इससे क्रॉस करवाओगे तो वाई डब्ल्यू, और एक बार इसको क्रॉस करवाओगे वाई डब्ल्यू, देन वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। समझ में आ गई बात? इतना समझ में आया मामला? ये क्या है, इतना तो समझ में आ जाएगा। ये सिस्टम क्या है यहां? तो ये सिस्टम, और ये जो कुछ ज्यादा नहीं है, 1.3% ही आ रहा है, ये 98% आ रहा। तो अब सुनो मेंडल, अब सुनो मॉर्गन की बात। मॉर्गन ने क्या कहा था, जीन पास पास भी हो सकते हैं, अगर दूर दूर जीन रहे तो क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना
बढ़ जाएगी। तो उसने कहा कि पूरा ये जो निकाला है, इसमें जरूरी तो है नहीं कि सारे जीन एक साथ पास पास बैठे होंगे, हो सकता है कुछ जीन दूर दूर भी हो सकते हैं। देन इसी चीज से वो समझा रहा है। ये बात समझ में आई आप? ये बात समझ में आ गई? देन इसी चीज से वो समझा रहा है। ये बोल रहा है अगर ये दोनों आपस में क्रॉस ओवर कर जाएं, F1PD वाले, ये तो कर ही नहीं सकते क्रॉस ओवर। क्यों? जय गुणसूत्र पे तो जीन ही नहीं है, क्रॉस ओवर करने का फायदा क्या? अगर आप करवा दो तो भी कोई बात नहीं है। ये दोनों क्रॉस कर जाए, तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये जो y सेगमेंट है वो यहां आ जाएगा और ये y प्लस है वो यहां चला जाएगा, आगे वाला ही रहेगा। पीछे वाले को चेंज मत कर देना, नहीं तो लिंकेज हो गया, नहीं तो क्या हो गया। समझ में आई बात? तो आप क्या बता रहे हो, अगर इनमें क्रॉस ओवर हो गई तो ये जो y प्लस है वो तो ऊपर चला गया, y प्लस w के पास आ गया, और ये y जो है नीचे w प्लस के पास आ गई। समझ में आ गई बात? ये ऐसा कैसा पड़ा है आपका, y w और ये ऐसा कैसा, ठीक है। अब क्रॉस करवाओ, F2PD बनाओ, इसको इससे क्रॉस करवा दो और इसको इससे क्रॉस। जब एक बार आप क्रॉस करवाओगे इससे तो क्या बनेगा, वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू। यहां पे देखो वाई वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू आ गया आपका। जब इसको इससे क्रॉस करवाओगे वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू। अच्छा मैंने दोनों एक बार ही बोल दिया, आप चेक कर लो आराम से। एक बार इसको इससे क्रॉस करवा लो और एक बार इसको इससे क्रॉस करवा लो, आपकी ये वेरिएशन आ जाएगी। फिर इसको इनके साथ क्रॉस करवा लो, आपकी ये वेरिएशन आ जाएगी। तो ये बात आपको समझनी है, अगर ये काम तभी होगा जब क्रॉसिंग ओवर हुई है तो इसने बताया कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई और रिकॉम्बिनेंट होता है 1.3% का, यानी 98% आपका पेरेंटल केस ही है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर हो गई तो आपका जो रेशियो वो सारा बिगड़ जाएगा और 9:3:3:3 की जगह डिफरेंट आ जाएगा। तो यहां पर ये रेशियो आया था, तो जो 9:3:3:1 है उसकी जगह पूरी डिफरेंट बात आई थी। यही बात वो समझाना चाह रहा था। ऐसा ही आप इसके साथ निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, ये परीक्षा में पूछ भी सकता है। तो ये बात समझ में आई कि जो गुणसूत्र हैं, अगर जीन पास पास रहे तो क्रॉसिंग ओवर होने का चांस नहीं है, जीन दूर दूर रहे तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी और नई चीज बन सकती है। जो नई चीज बनेगी वो कितनी परसेंट बन सकती है, ज्यादा परसेंट में नहीं आती है, बहुत कम आती है, पेरेंटल से कम आती है। जैसे यहाँ तो बहुत ही कम आई, पेरेंटल कितनी आ रही है भाई, जो पुरानी बननी है वो कितनी बन रही है, 98%। इस 98% में स्वतंत्र अभिवन का नियम भी लागू है, लेकिन सभी जगह स्वतंत्र अभिवन का नियम लागू नहीं। 1.3% केस ऐसा है जहां पे स्वतंत्र अभिवन का नियम लागू नहीं हो रहा है। तो ये बात ही वो समझाना चाह रहा था कि नई चीज बनती है, और इसी बात से उसको पता लगा एक गुणसूत्र पर एक से ज्यादा जीन भी होते हैं। इसी बात से उसको पता लगा एक गुणसूत्र पर एक से ज्यादा जीन होते हैं, वो पास पास भी हो सकते हैं और दूर दूर भी हो सकते हैं। अगर पास पास होंगे तो सहलग्नता, दूर दूर होंगे तो वो क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को घर जाके अच्छे से देखिए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो आज के लिए इतनी क्लास। थैंक यू सो मच।